सुनो जी, अब तो ये पुड़िया खाना बंद कर दो। 2 बेटे बड़े हो गए हैं, कुछ समय में बहुएं आ जाएंगी। ये सब अच्छा लगता है क्या? सिठानी, बहुएं तो तब आवेगी जब तुम्हारे छोरे शादी के लिए राजी होंगे। मैं तो कहता हूँ दोनों के हाथ एक साथ ही पिला करते हैं। मेरे छोरे है, मेरे बोलने से शादी कर ही लेंगे। वैसे भी दोनों जुड़वा है, एक 3 मिनट बड़ा, दूसरा 3 मिनट छोटा। लीला अपने बेटों के लिए एक खूबसूरत और संस्कारी बहू लाना चाहती थी, इसलिए वो एक दिन पंडित काशीराम को अपने घर बुलाती हैं। पंडित जी, मेरे दोनों बेटों के लिए लड़की ढूंढना अब आपकी जिम्मेदारी है। मुझे सुंदर, सुशील और अच्छी सी बहू चाहिए, जिनके आने से मेरे घर में उजाला हो जाए। क्यों नहीं सिठानी जी, मैं अभी पता लगाता हूँ। पंडित जी 2 खूबसूरत लड़कियों का रिश्ता लेकर लीला के पास जाते हैं और लीला को भी दोनों ही पसंद आ जाती हैं। दोनों बेटों की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। शादी के बाद लीला दोनों बहुओं में काम बराबर बांट देती हैं। तुम दोनों मेरे लिए मेरी बहू नहीं, बेटी जैसी हो। सब मिलजुल कर रहे, इसीलिए मैं दोनों में काम बांट देती हूँ, ताकि काम को लेकर रिश्तों में दरार ना आए। प्रीति, तुम बड़ी हो तो सुबह घर की पूजा तुम नहा धो के करना, और स्वाति नहा धोकर रसोई में चली जाएगी। सुबह का नाश्ता और दोपहर के खाने की जिम्मेदारी स्वाति तेरी, और रात का खाना प्रीति तू बनाना। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। आप जैसा कहे सासू काम जी। के मामले में स्वाति को अपनी जेठानी से चिढ़ होने लगती है। जेठानी है तो क्या काम नहीं करेगी? इसे तो 1 टाइम का खाना बनाने को मिला और मुझे 2 टाइम का। लेकिन मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। लेकिन जेठानी जी, मैं इतनी सीधी भी नहीं हूँ कि आपको इतनी आसानी से छोड़ दूँ। आपका खून ना जलाया तो मेरा भी नाम स्वाति नहीं। कैसे ना कैसे बदला तो मैं लेके रहूंगी। प्रीति भी खुद पर थोड़ी इतराने लगी थी। हाँ भला मैं क्यों ज्यादा काम करूँ? मेरी देवरानी जो है, देवरानी के रहते जेठानी काम करे, ये अच्छा लगता है क्या? मुझे भी तो लगना चाहिए कि मैं बड़ी हूँ। दिन ऐसे ही बीतने लगे। स्वाति हर शाम को बाजार चली जाती हैं और रोज नई नई साड़ियाँ पहनती हैं। ये देखकर प्रीति को जलन होने लगती है। ये रोज नई नई साड़ियाँ कहाँ से लाती है? इतनी महंगी और सुंदर, कहाँ से आते हैं इतने पैसे इसके पास? मैंने भी आज तक इतनी सुंदर साड़ी नहीं पहनी है, सासू माँ ने भी नहीं पहनी है ऐसी साड़ी अब कभी। प्रीति के मन में द्वंद्व चलने लगता है और चिंता उसके चेहरे पर दिखने लगी। ये देखकर स्वाति मन ही मन सोचती हैं, अच्छा हुआ, अब मुझे सुकून आ रहा है। मेरे बिना कुछ किए ही सब हो रहा है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मेरे बिना कुछ किए खुद ही सब हो रहा है। स्वाति तू बस बैठ के देख और मजे कर। अगले दिन स्वाति रोज की तरह सुबह का खाना बनाकर आराम कर रही होती हैं। तभी वहां पड़ोस की आंटी ममता आ जाती हैं। स्वाति दुल्हन की तरह नई साड़ी पहनकर बाहर आती हैं। वहीं दूसरी ओर प्रीति रसोई से चाय और नाश्ता लेकर आती हैं। प्रणाम आंटी। खुश रहो बेटा। स्वाति ममता के पैर छूकर बाजार चली जाती हैं और प्रीति अपनी रसोई में चली जाती हैं। दोनों बहुओं को देखकर ममता कहती हैं, बुरा न माने तो एक बात कहूँ, स्वाति इतनी अच्छे से रहती है, इतनी सुंदर साड़ी पहनती है, वहीं प्रीति कैसे रहती है? तू तो दोनों को ही बराबर देती होगी, लेकिन एक सेठानी तो एक नौकरानी लग रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। रसोई में खड़ी प्रीति पड़ोस वाली आंटी की सारी बातें सुन लेती हैं। शाम को जानबूझकर मुझे रसोई में घुसा दिया और वो महारानी रोज तैयार होकर चल देती है और मैं यहाँ खाना बनाती रह जाती हूँ, तो फिर मैं काम वाली ही लगूंगी ना। उसकी बातें सुनकर प्रीति का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो रसोई से बाहर आकर लीला से झगड़ने लगती हैं। तभी वहाँ स्वाति भी आ जाती हैं। मैंने तो दोनों में काम बराबर बांटे हैं। स्वाति अपना काम करते सब करती है, तुम नहीं कर सकती हो, इसमें मैं क्या करूं? आज तक मैंने कभी ऐसे आपसे बात नहीं की, लेकिन जेठानी जी ने तो अति ही कर दी। मुझसे जलती है तो मुझे कहती, आपको सुनाने की क्या जरूरत है? प्रीति अपनी सास को भी साड़ी देती हैं, जिस पर 5000 का टैग लगा था, जिसे देखकर लीला कहती हैं, कितनी सुंदर साड़ी है, पर इतनी महंगी लाने की क्या जरूरत थी? एक तू बहू है और एक वो। हर जगह जेठानी को देखकर देवरानी सीखती है, यहाँ देवरानी को देखकर जेठानी को भी सीखना चाहिए। अगले दिन लीला अपनी बहू की दी हुई साड़ी पहनती हैं और स्वाति भी सेम साड़ी पहनती हैं, जिसे देखकर प्रीति मन ही मन सोचती हैं, आज मैं पता लगा कर रहूंगी कि ये महारानी इतनी महंगी साड़ियाँ लाती कहाँ से। जैसे ही शाम होती है, स्वाति रोज की तरह बाजार के लिए निकल जाती हैं और प्रीति भी चुपके से उसका पीछा करती हैं। ये स्टेशन की तरफ क्यों जा रही है?
ऐसा क्या है फिर यहाँ? क्या था, प्रीति देखती है कि स्वाति पटरी के किनारे लगे ठेले से साड़ियां खरीद रही है और साड़ी बेचने वाला जोर जोर से चिल्ला रहा है। 200 की एक, 200 की एक से एक साड़ी लूट लो, लूट लो। अच्छा, तो ये बात है, यहाँ से साड़ी ली जाती है और इतना इतराती है। प्रीति, तू भी ना बेकार में ऐसे लोगों से जल गई। आज बताती हूँ इसे। स्वाति के जाने के बाद प्रीति भी वहां से एक साड़ी खरीद लेती हैं और अगले दिन वही साड़ी पहनकर स्वाति के सामने खड़ी हो जाती हैं। प्रीति को साड़ी में देखकर स्वाति सब कुछ समझ जाती हैं। मम्मी जी, ये जो साड़ी आपको तोहफे में मिली है ना, वो सिर्फ 200 की है। मेरी सोच कुछ लोगों की तरह छोटी नहीं है, ना ही मैं पटरी से लाकर किसी को तोहफा देती हूँ। और इस तरह स्वाति का भांडा फूट जाता है। तभी लीला कहती है, तो क्या हुआ, स्वाति ने कम से कम कुछ दिया तो है। तेरी तरह तो नहीं है ना जो किसी से जलती है। कभी ये भी सोचा उसने ऐसा क्यों किया? प्रीति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सर झुकाकर कहती हैं, मुझे माफ कर दे स्वाति, तू मेरी छोटी बहन की तरह है और मैंने तेरे से इतनी जलन रखी। नहीं नहीं दीदी, इसमें आपकी भी क्या गलती, क्योंकि मैंने सब कुछ जानबूझकर किया था। मुझे माफ कर दीजिए। फिर क्या था, दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों ही गले मिलकर बहनों की तरह रहने लगती हैं।